हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आपके सामने मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे स्टूडेंट जो यूपी टेट देना चाह रहे हैं, स्टेट यानी कि सुपर टेट देने वाले हैं, या फिर सी टेट 2026 देने वाले हैं। 2026 में जो भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि यूपी टेट में आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल रही है, स्टेट उसके बाद होनी है सुपर टेट उसके लिए, और साथ ही साथ सी टेट के लिए तो है ही है। इन सबों के लिए ना आपके सेट जो है ना, ये सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट का ये सीरीज, ठीक है। और हम टॉपिक की बात करेंगे तो आपको संपूर्ण CDP से मिक्स क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे, और इसमें आपके लिए सभी CDP के सभी चैप्टर के सभी टॉपिक से वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर को मैच करते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों, या फिर उसी पैटर्न पे आधारित हो जो आने वाले यूपी टेट, स्टेट और सी टेट के पेडागोजी में आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के इस सेशन का पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था 7 से 11 वर्ष के बच्चों से संबंधित है। यानी कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं दिए थे, आप सबों को पता है, जिसमें से एक अवस्था की उम्र है 0 से 2 वर्ष, दूसरी है 2 से 7 वर्ष, और तीसरी है 7 से 11 वर्ष, और चौथी जो अवस्था थी ना, वह 11+ वर्ष की थी। जिसमें से पहले वाली अवस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष को संवेदी प्रेरक अवस्था कहा गया, दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्षों को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा गया, और तीसरी जो अवस्था है ना, उसको जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच की है, उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कही गई। और जो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो उम्र है उन्होंने 11+ बताया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी अवस्था 7 से 11 वर्ष के बच्चों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने ना सी सही हो जाएंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलने वाली है। बिना बकवास किए, बिना अदर चीज़ पे डिस्कस किए, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और कम समय में ज़्यादा आंसर निकालने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वायगोत्स्की, ये जो ऑप्शन है ना, ये तो क्वेश्चन में ये वायगोत्स्की का नाम थोड़ा सा गलती लिखाया हुआ है, इसको इग्नोर करिएगा, समझिएगा। वायगोत्स्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD का तात्पर्य क्या है। देखिए, वायगोत्स्की ने अपने सामाजिक सिद्धांत में उन्होंने एक टर्म दिया था ZPD, ठीक है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसका कहना ये था उनका, इस सिद्धांत के अनुसार, कि बच्चे जो चीज़ खुद से नहीं कर पाते हैं, उसको कोई अगर सहारा देता है ना, तो थोड़ा सा वो ज़्यादा कर लेता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो इतना दूर चल सकता है, अगर उसको कोई हाथ पकड़ ले, थोड़ा सा सहारा दे, तो इतना दूर चल दिया। तो ये जो इतना एक्स्ट्रा हुआ ना, ये ZPD की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? ZPD की वजह से हुआ, क्योंकि उसकी क्षमता इतनी थी, जो क्षमता में जो वृद्धि होती है ना, वो सहारा देना यानी ZPD के बाद ही हुआ है, ऐसा ये सिद्धांत हमें कहती है। तो ऑप्शन देखिए, पढ़िए। कह रहा है कि बालक की वर्तमान क्षमता, बी कह रहा है कि बालक की मानसिक सीमा, और सी कह रहा है कि बालक द्वारा सहायता से किया जा सकने वाला कार्य, और डी कह रहा है कि केवल शिक्षक द्वारा सिखाया गया ज्ञान। जी नहीं, ZPD में कोई भी सिखाया जा सकता है, वो उसका सहपाठी भी हो सकता है, परिवार के लोग भी है, समाज के लोग भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये हुई, बालक द्वारा सहायता से जो किया जाने वाला कार्य होता है ना, जो खुद से नहीं कर पाता है, सहायता के माध्यम से कर पाता है ना, वो इसके ZPD को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है सी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण के अनुरूप है। यानी रचनावादी शिक्षण में क्या होता है कि बच्चों को खोजने का अवसर मिलेगा, नया करने का अवसर मिलेगा, नए नए प्रश्न पूछने का अवसर मिलेंगे, अमूर्त चिंतन करने का अवसर मिलेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन है शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, आप कहेंगे नहीं। बी कहेंगे कि बच्चे निष्क्रिय श्रोता होते हैं, जी नहीं, बच्चे इसमें सक्रिय श्रोता होते हैं। सी कह रहा है कि ज्ञान का निर्माण छात्र स्वयं करता है, ये बिल्कुल सही है। और डी कह रहा है कि रटंत विद्या प्रबल, ये भी गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ना आपके लिए रचनावादी शिक्षण के लिए सी हो जाएंगे सही, क्योंकि ज्ञान का निर्माण छात्र स्वयं करता है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिगम एक प्रकार का थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित है। देखिए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत से आपके यहाँ पर पूछा गया है अधिगम के बारे में। तो देखिए, अधिगम के सिद्धांत, यहाँ पर सिद्धांत से क्वेश्चन डायरेक्ट है, कहने का मतलब इसमें कुछ विशेष दिमाग लगाना नहीं है। देखिए कि एक सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आप कहेंगे नहीं, प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम ये थॉर्नडाइक ने दिए थे, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन नहीं, प्रचलन अनुबंधन ये भी नहीं। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे कि प्रयत्न एवं त्रुटि का अधिगम संबंधी सिद्धांत किसने दिया था, तो वो देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो थॉर्नडाइक थे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने कि पावलोव का प्रयोग मुख्यतः किससे संबंधित था। पावलोव महोदय ने एक प्रयोग किया था, आप सभी को याद होगा, जब आप BEd कर रहे होंगे, DLED कर रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ पढ़ाया गया होगा। तो उनका जो संबंध था ना, क्या पुरस्कार से था, या दंड से था, या उद्दीपन प्रक्रिया के संबंध से था, या अंतर्दृष्टि से था। तो आप पाएंगे कि
पावलोव का जो प्रयोग था ना वह उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध से था, यानी कि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि उद्दीपन के अनुकूल जो है ना प्रतिक्रियाएं होती है, उद्दीपन के अनुरूप प्रतिक्रियाएं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सामने सी सही हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन है कि स्किनर के अनुसार अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन है, यानी कि स्किनर महोदय ने ये बताया था कि अनुभव को प्रभावित तो करता है और उनके अनुसार जो अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करेगा ना वो तत्व कौन है। क्या वो प्रेरणा है, पुनर्बलन है, परिपक्वता है और बुद्धि है। तो इन चारों ऑप्शन को देखते ही आप समझ गए होंगे कि वो जो है ना पुनर्बलन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, किसके अनुसार, तो स्किनर महोदय के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं सेट, ये सीटेड बाय डॉक्शन चैनल पे देख रहे हैं और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना और रोज़ हमारे सेट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यह जो सेशन है ना अगर अच्छी लग रही है ना तो आप सभी के सभी लोग ना कम एक बार जो है साढ़े के साढ़े लोग लाइक कर दीजिएगा। और सेशन कितनी अच्छी रही, कितने आपके सही होते हैं, अंत में आप जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने अंक आए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने 7वां कि बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। बुद्धि का जो आप परीक्षण लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्या व्यक्तित्व का मापना है या फिर रुचि मापन है या समस्या समाधान करने की क्षमता का मापन है, और डी कह रहा है कि भावनात्मक विकास का मापन है। तो आप पाएंगे कि जो बुद्धि जो होती है ना वह समस्या समाधान करने की क्षमता होती है, इसी का नाम क्या होता है, बुद्धि होता है। ठीक है, इसी का नाम क्या दिया गया है, बुद्धि दिया गया है। तो इसी का तो आप मापन कर रहे हैं ना, तो आपके लिए ऑप्शन नंबर जो है सी सटीक बैठता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे। 8वां क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। डायरेक्ट आपसे यहाँ पर मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है, मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है, तो कुछ करना है ही नहीं, डायरेक्ट वो मनोवैज्ञानिक को चुनिए कि किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। आप पाएंगे बी ने नहीं, स्पीयरमैन नहीं, थॉर्नडाइक नहीं, ये थे आपके गार्डनर। ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है ना बी हो जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में जी कारक का मतलब ये हुआ जी फैक्टर। क्या है, जी फैक्टर। जी फैक्टर से क्या तात्पर्य है, विशिष्ट बुद्धि आप कहेंगे नहीं, सामाजिक बुद्धि नहीं, व्यवहारिक बुद्धि नहीं। जी फैक्टर को इन्होंने बताया था सामान्य बुद्धि। क्या बताए थे, जी फैक्टर को सामान्य बुद्धि बताए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भावात्मक विकास का लक्षण है। कौन से विकास का, तो भावात्मक विकास का लक्षण कौन है, भाव से जुड़ा हुआ जो विकास है ना उसका लक्षण कौन है। क्या तर्क क्षमता, स्मरण शक्ति, आत्मनियंत्रण या फिर भाषा विकास। तो देखिए इसमें से जो आप पाएंगे ना कि भाव से जो विकास का जो लक्षण हो जाएगा ना वो आत्म से जुड़ा होता है, यानी आत्मा से जुड़ा होता है, यानी मन से जुड़ा होता है। जैसे कैसे कहते हैं ना मन में दुखी होकर के कि ओह बेकार उसके साथ ऐसा हो गया, कितना खुश रहता था, कैसी उसके साथ विपत्ति आ गई। मतलब क्या है कि हम अपने भावना वहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं, और भावना कहाँ से जुड़ी हुई होती है, अपने मन से जुड़ी होती है। ठीक है, अपने आत्म से जुड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ना सी इसका सही हो जाएंगे। 11वां क्वेश्चन है कि बालक की सीखने की गति मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है आयु पे, परिपक्वता पे, वंशानुक्रम पे और वातावरण पे। देखिए इसमें से बहुत सारे लोग गलती करेंगे, सब लोग कहेंगे कि वंशानुक्रम पे होंगे, वातावरण पर भी होंगे, परिपक्वता पे होंगे, आयु पे भी होंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ये सही आंसर हो जाएंगे परिपक्वता पे। क्यों, क्योंकि देखिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई बच्चा जो है a+b² नहीं बना पा रहा है, जबकि वह बच्चा जो है ना 4 और 5 को जोड़ दे रहा है। यानी तो हो सकता है कि इस बच्चा का उम्र जो है ना 5 साल का है, तो 5 साल के बच्चे उसके जितने अनुभव होंगे, 5 साल का है ना थोड़ा सा हाँ ठीक है चल सकते हैं, 5-7 साल मान लीजिए 7 साल। तो इस बच्चे की उम्र में ना इसके लिए ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, सही है। लेकिन जब बच्चे ये इसलिए नहीं कर पाते हैं ना क्योंकि उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आ रही होती है, अमूर्त सोचने का मैच्योरिटी नहीं है। जैसे जैसे वो मैच्योर होंगे तब वैसे वैसे जो है ना उसके सीखने की गति जो है ना बढ़ती जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका सही आंसर हो जाएंगे। 12वां क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना आप कहेंगे नहीं, केवल दिव्यांग को पढ़ाना आप कहेंगे नहीं, सभी को साथ पढ़ाना ये होगा, प्रतिभाशाली को अलग से पढ़ाना ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ना ये बी गलत है, डी भी गलत है, एक ही सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 13वां क्वेश्चन है कि अधिगम में स्थानांतरण का अर्थ क्या है। अधिगम में स्थानांतरण का अर्थ क्या है। ए है याद करना, बी है भूलना, सी है कि एक स्थिति में सीखे ज्ञान का दूसरे ज्ञान में सीखे ज्ञान का दूसरी स्थिति में प्रयोग करना, और डी है अभ्यास। स्थानांतरण का मतलब ये होता है ना कि जैसे कि यहाँ से स्थानांतरण करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कोई चीज़ को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर डाल देना। स्थानांतरण का मतलब तो ये होता है, यानी कि एक स्थिति में जो आपने ज्ञान सीखा उसको दूसरी स्थिति में प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी इसका सही हो जाएंगे। 14वां क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? देखिए प्रेरणा दो तरह के होते हैं, एक होती है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। बाह्य, ठीक है। तो एक आंतरिक प्रेरणा का मतलब क्या होता है कि बच्चे अंदर से प्रेरित होते हैं कि हाँ मुझे सीटेट निकालनी है, मुझे यूपी टेट निकालनी है, मुझे स्टेट निकालनी है। और एक होता है बाह्य प्रेरणा कि अगर हम निकाल लेंगे ना तो मुझे पैसे होंगे, क्या होंगे? मुझे पैसे होंगे, नौकरी लगेगी। तो ये बाह्य प्रेरणा है, क्योंकि यहाँ पर पैसा जो है ना बाह्य चीज़ को प्रेरित कर रहा है। लेकिन आपके अंदर होगे ना कि हम टीचर बनेंगे, हाँ, तो ये आपकी आंतरिक प्रेरणा को दर्शा रही है, ठीक है। तो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है कि इनाम पाने से के लिए पढ़ना, तो आप कहेंगे नहीं ये बाह्य प्रेरणा है। डर से पढ़ना, ये भी नहीं। दंड से बचने के लिए, ये भी नहीं। ज्ञान की प्राप्ति का इच्छा करना, इस हिसाब से पढ़ना, ये हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे? आंतरिक प्रेरणा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 15वां क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का सुपर ईगो किससे संबंधित है? सुपर ईगो 3 तरह के होते हैं। ईगो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। इसमें से एक होते हैं सुपर ईगो। यह किससे संबंधित है? इच्छा से, नैतिकता से, वास्तविकता से और चेतना से। तो जो ईगो शब्द होती है ना वो आपके नैतिकता हैं, जिसमें से सुपर ईगो जो है ना यह नैतिकता से संबंधित होते हैं, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में सर्वाधिक तीव्र विकास किससे होता है? बात आ रही है किशोरावस्था की, और इसमें सर्वाधिक तीव्र विकास की बात हो रही है ना, तो ये किससे होगा? क्या शारीरिक रूप से, या सामाजिक रूप से, या भावनात्मक रूप से, या नैतिक रूप से? तो जब किशोरावस्था की बात होती है ना तो इसमें सबसे तीव्र जो विकास होती है ना वो शारीरिक होती है, ठीक है। सबसे तीव्र कब होगी? शारीरिक होगी। क्योंकि आप देखिएगा कि 11 साल के बच्चे तक, 11-12 साल का जो बच्चा रहेगा ना, 11-12 साल का, वो थोड़ा सा मध्यम गति से विकसित होते रहेगा। और जैसे ही आप सपोज करिएगा कि कोई बच्चा को 12 साल में आप देखें और 19 साल में देखिएगा उसको, ठीक है, यानी कि ये जो 6-7 साल का जो गैप है ना, इसके बाद आप देखिएगा तो आपको उसमें बहुत परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बोलने का आवाज़, सब कुछ बदल जाएगा, दाढ़ी, मूछें, सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ ना कि शारीरिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं बहुत तीव्र हो जाते हैं। कब? किशोरावस्था में, राइट। 19 चलते हैं 17वें क्वेश्चन में कि सीखने में बाधा उत्पन्न करने वाली प्रमुख कारक कौन है? क्या वो अभ्यास है, रुचि है, भय है, या फिर प्रेरणा है? तो एक ही कारण है ना, वह है भय। यह बाधा उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएंगे सही वाले। 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है? आपके सामने ऑप्शन जो है ना, क्वेश्चन जो है ना उसमें नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन भी आपको नहीं वाला ही सोचना है। स्मृति संज्ञानात्मक विकास से है, तर्क देना ये भी है, सोच भी है, लेकिन भावना जो होती है ना, भावना, इमोशन जो होती है ना, यह संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है वो डी हो जाएंगे, राइट। 19वां क्वेश्चन है कि बालक का सर्वांगीण विकास किस पर आधारित होता है? क्या केवल बुद्धि पर है? आप कहेंगे नहीं। केवल शारीरिक विकास पर? आप कहेंगे नहीं। केवल पाठ्यक्रम पर है? आप कहेंगे नहीं। वैसे भी केवल अज्ञान काट दीजिए, एक ही बचता है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये सभी भी होती है। बालक का सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है ना कि बालक का शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए, शारीरिक विकास भी होना चाहिए, साथ ही साथ इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे नैतिक विकास भी होनी चाहिए, भाषाई विकास भी होनी चाहिए, सारे तरह के विकास होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 का ना सही आंसर आपके लिए सी हो जाएंगे। 20वां क्वेश्चन है कि अधिगम की स्थायित्व बढ़ाने में सबसे सहायक है, यानी अधिगम की स्थायित्व बढ़ाने में सबसे सहायक कौन है? क्या एक ही बार पढ़ना? आप कहेंगे नहीं। दंड नहीं, भय नहीं, पुनरावृत्ति। जब एक चीज़ को आप बार बार करिएगा, एक चीज़ को क्या करिएगा, एक चीज़ को आप बार बार करिएगा ना, बार बार करिएगा, तो स्थायित्व बढ़ाने में सबसे ये सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ना आपके लिए सी निकल के आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के ये जो सेशन थे ना सीटेट बाय रोशन यूट्यूब चैनल पर जो आप देख रहे हैं ना, यह यूपी टेट, पहले तो सीटेट के लिए देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थी। यूपी टेट जो अभी होने वाली है आपके यूपी में, उसके लिए है, और साथ ही साथ जो स्टेट होने वाली है ना, जिसको हम लोग सुपर टेट बोलते हैं, STET, ठीक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने सारे पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, सारे का पैटर्न यही रहेगा और यहाँ से डायरेक्टली मैच भी करेंगे। तो इस तरह के प्रैक्टिस सेट आप रोज़ लगाइएगा, मेरे साथ रोज़ बने रहिएगा। आज से शुभारंभ हो गई है क्लास की, तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दोस्तों हमारे साथ ग्रुप में भी जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ आपको क्लास के बारे में नोटिफिकेशन, अभी जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह है ना, यही आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यही प्रोवाइड की जाएगी। इसीलिए इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है, सिंपली एक मैसेज कर देनी है और यहाँ से ग्रुप के लिंक ले लेनी है और आपको जुड़ जानी है। दोस्तों जो लोग अभी तक सीटेट बाय रोशन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, जरूर कर लीजिए। और ये सेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अच्छी लगी ना तो एक बार लाइक भी कर दीजिए, और आपके जितने नंबर सही हुए 20 क्वेश्चन में ना, आप एक बार कमेंट भी कर दीजिए कि आपके 20 में कितने नंबर सही हुए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं यूपी टेट स्टेट के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आज के इस सेशन में इतना ही है। देखते रहिए हमारे चैनल सीटेट बाय रोशन को। धन्यवाद।